गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। कंबाइन स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबाइन स्टडी पॉइंट पर, और मैं रवि जांगड़ा आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों को इन्फॉर्म किया गया था कि आप लोगों की जो है एक टेक्स्ट की मैराथन होगी, तो वही मैराथन लेकर के मैं आप लोगों के सामने आ चुका हूं। ठीक है, तो एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा कि सब कुछ ओके है, परफेक्ट है। ठीक है, ताकि क्लास को शुरू किया जा सके। ठीक है भाई, एक बार जो है कंफर्मेशन दे दीजिए मुझे कि भाई क्लास ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि क्लास को शुरू किया जा सके। टाइम बहुत लगेगा भी क्लास में। हेलो, हाँ जी, एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आवाज़ वगैरह सही है, ताकि क्लास शुरू कर सकें भाई। और कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में क्लास चल रही है। क्लास के बारे में एक बार कंफर्मेशन दे दीजिए कि भाई क्लास ओके है, ताकि मैं क्लास शुरू कर पाऊँ फटाफट से। हेलो, हाँ जी, एक बार बता दो मेरे को कि भाई क्लास सही से चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई क्वालिटी प्रॉब्लम आती है तो अपना रेजोल्यूशन बढ़ा लेना, बाकी मेरे एंड से सही है सब कुछ। ठीक है, ओके, चलिए तो शुरू कर रहा हूँ मैं। रिवीजन क्लास है एक तरह की। ठीक है, फटाफट से करेंगे चीज़ें, और कोशिश करूँगा कि मेरा जो टेक्स्ट का ब्लॉक नंबर फर्स्ट है उसको हम आज पूरा रिवाइज अप कर दें। ठीक है, और आज मैं लिख लिख के पढ़ाने वाला हूँ, पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, लिख के पढ़ाऊँगा मैं, और अपने नोट्स वगैरह बना करके रखिएगा। ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग से सारी चीज़ें होंगी, आप लोग अपने नोट्स बना लेना। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, ब्लर वगैरह होता है तो बता देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। सही से क्लास है, क्योंकि भाई लॉन्ग मैराथन है, तो मुझे बताते रहिएगा बीच बीच में। देखो जी, शुरुआत हमारी होती है इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, BCOC 136 करके आपका सब्जेक्ट कोड है, पता ही आप लोगों को। तो जो ब्लॉक नंबर 1 है उसके अंदर क्या क्या हमें पढ़ना होता है। सबसे पहले आपका बेसिक आएगा, बेसिक इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसके आपके पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दो चैप्टर हैं। इसके बाद एक आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है रेजिडेंशियल स्टेटस का, रेजिडेंशियल स्टेटस, और फोर्थ चैप्टर आपका एग्जाम्पशन ऑफ इनकम का। यही है ना, यही हमारे चैप्टर हैं 4। ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्शन का है, रेजिडेंशियल स्टेटस का है, और एग्जाम्पशन का है। ठीक है, तो शुरुआत मैं बेसिक इंट्रोडक्शन के चैप्टर से कर रहा हूँ। कॉपी पेन निकाल करके बैठ जाओ, साथ में लिखते रहो, ताकि क्लास के अंदर ही आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट एकदम माइंड में आ जाएं। क्लियर है, ताकि इस क्लास को बार बार देखने की ज़रूरत ही ना पड़े। लाइव क्लास में आप आए हों तो कॉमेंट्स में आपने जोर दिखाना है। ठीक है, कॉमेंट करते रहना है साथ ही साथ, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे, क्योंकि भाई लंबी क्लास है तो आप लोगों से इंटरेक्शन भी होगा, बातचीत भी करते रहेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए, हमारे पास जब भी टैक्स की बात आती है तो टैक्स में दो तरह के टैक्स के बारे में पढ़ा जाता है। एक आपका डायरेक्ट टैक्स है और एक आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है जी, प्रत्यक्ष कर है और अप्रत्यक्ष कर है। आ रही है बात समझ में? भाई टैक्स दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट टैक्स होता है और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है,
जब भी हम बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स की, तो डायरेक्ट टैक्स जो है हमारा कैसे होगा, जिसका टैक्स बर्डन शिफ्ट ना हो। ठीक है, मतलब जो कर है वो करदाता को ही देना होता है, तो वो डायरेक्ट टैक्स होगा। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है। आयकर डायरेक्ट टैक्स, या फिर आपका जो प्रत्यक्ष कर है, ठीक है, उसके अंदर आपका सबसे एग्जाम्पल जो है वो इनकम टैक्स का ही है, आयकर है। क्लियर जी, जिसके अंदर टैक्स बर्डन शिफ्ट नहीं होता, मतलब जिसके ऊपर टैक्स लगा है वही उस टैक्स को पे करता है। लाइक आपकी इनकम के ऊपर जो टैक्स है वो हम खुद ही पे करेंगे, अपना टैक्स का बर्डन किसी दूसरे पर्सन पे हम शिफ्ट नहीं कर सकते। ठीक है, किसी दूसरे पर्सन पे शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है भाई, डायरेक्ट टैक्स है। क्लियर। दूसरा आपका है इनडायरेक्ट टैक्स, जिसमें टैक्स बर्डन शिफ्ट हो जाता है। ठीक है भाई, कर भार बोलते हैं इसको, टैक्स बर्डन को। कर भार जो है वो क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है एक पर्सन से दूसरे पे। क्लियर जी। तो इनडायरेक्ट टैक्स का अगर हम बात करते हैं, एग्जांपल जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। क्लियर, ये चीज़ें हैं। वैसे तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है अभी। ठीक है, इन सभी को इस जीएसटी के अंदर शामिल कर दिया गया है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आपका 2017 के आसपास आया था। ठीक है, तो वो चीज़ है। पहले आपके काफ़ी सारे इनडायरेक्ट टैक्स होते थे, जैसे कस्टम ड्यूटी है, वेल्थ टैक्स है, काफ़ी सारे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ठीक है, ओवरव्यू आपका ये था। लेकिन हमें बात जो करनी है वो इनकम टैक्स की करनी है। जो इनकम टैक्स है वो आपका अंडर द एक्ट 1961 के अंदर काम कर रहा है। ठीक है, जो टैक्स की सारी प्रोविजंस है वो किसके अंडर आती है भाई, 1961 के अंदर आती है। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ आया भाई। टैक्स दो तरह का है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखिए कौन कौन से टैक्स होते हैं, जल्दी से फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखो कि कौन कौन से टैक्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। एग्जाम्पल से क्लियर हो रही है चीज़ें। ठीक है, और अगर ऐसा लगे भी क्लास में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो तुरंत बता देंगे। क्लास को शेयर कर दो भाई फटाफट, क्लास शेयर करो, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर ऐसे बच्चे आएंगे तो फिर मैं मैराथन नहीं लूँगा एक भी। फटाफट शेयर करके आओ और बुलाओ क्लास में। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो आपका है, आपके पास एक आपका होता है प्रीवियस ईयर। ठीक है जी, और एक आपका होता है असेसमेंट ईयर। क्या क्या है, एक आपका प्रीवियस ईयर है और दूसरा क्या है, असेसमेंट ईयर। कराधान अवधि, ठीक है भाई, और आपका जो पिछला वर्ष है वो प्रीवियस ईयर। ठीक है, देखो दोनों में मेन डिफरेंस क्या होता है कि प्रीवियस ईयर में कोई भी पर्सन इनकम को सिर्फ अर्न करता है, आय को अर्जित करते हैं। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल टू द पॉइंट चीजें बता रहा हूँ, लिखते रहना, रिवाइज करना बहुत इजी रहेगा अगर आप इसको ऐसे टू द पॉइंट लिख रहे हो। क्योंकि आप अगर बुक्स वगैरह से पढ़ोगे तो टाइम लग जाएगा रिवाइज करने में। अगर आपने ऐसे शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं ना तो फायदा रहेगा, आपको एग्जाम के दौरान काम आएंगे। ठीक है, मैंने क्या बताया भाई, प्रीवियस ईयर कौन सा ईयर है जिसमें आय को अर्जित किया गया है, जिसमें हमने इनकम को अर्न किया। कराधान अवधि या असेसमेंट ईयर वो होता है जिसके अंदर टैक्स पे करना है। ठीक है भाई, टैक्स की क्या करनी है, पेमेंट करनी है। किसने, करदाता ने, असेसी ने। असेसी या करदाता है जिसको क्या करनी है, टैक्स की पेमेंट करनी है। जब उसकी इनकम टैक्स की कैटेगरी में आ जाती है तो वो उसके ऊपर टैक्स पे करता है। क्लियर जी, तो दोनों में डिफरेंस यही है। अभी जैसे 2023 चला हुआ है तो एट प्रेजेंट अगर हम देखें तो असेसमेंट ईयर
23 से 24 तक का बनाएंगे और प्रीवियस ईयर जो है 22 से 23 तक का बनाएंगे। ठीक है, यानी 22 और 23 में जो भी आपने इनकम अर्न करी है उसके ऊपर जो टैक्स है वो कौन से ईयर में दिया जाएगा, इस असेसमेंट ईयर में दिया जाएगा, जिसे हम क्या कह रहे हैं, कराधान अवधि कह रही हैं। टैक्स पेमेंट करनी है करदाता असेसी को। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? प्रीवियस ईयर क्या होता है, इनकम जिसमें अर्न करते हैं। असेसमेंट ईयर होता है जिसमें आपने उस इनकम पर टैक्स पे किया। ठीक है, जिस इनकम पर आपने टैक्स पे करा है वो आपका क्या हो गया, असेसमेंट ईयर हो गया। क्लियर? यहां तक कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो बताइए। क्लियर है जी? चलिए, इसके बाद अगला आपका कॉन्सेप्ट जो है वो आता है कि कई बार ऐसा होगा भाई, जैसे हमने यहाँ पे देखा है प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर दोनों क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग है ना। प्रीवियस ईयर अलग है, असेसमेंट ईयर अलग है। लेकिन कई सिचुएशन ऐसी होंगी जहाँ पे हमें प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर दोनों सेम लेने होते हैं। ठीक है, जिसे आप एक्सेप्शन बोलते हैं। इस रूल का एक्सेप्शन है, यानी अपवाद है किस बात का, जहां प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर दोनों सेम होते हैं। यानी हम इस चीज़ का वेट नहीं करेंगे कि भाई अभी आपका प्रीवियस ईयर चला हुआ है, उसको ख़त्म होने के बाद अगले साल जो असेसमेंट ईयर आएगा उसमें टैक्स पे कर रहे हैं। ठीक है, उस चीज़ का वेट नहीं किया जाएगा। तो ऐसा कब होगा, उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, देखिए क्या क्या है। लिखो, अगली हेडिंग लिख लो साथ में, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन टू द रूल, एक्सेप्शन टू रूल, अपवाद। ठीक है भाई, अपवाद है। यानी यहां पे आपको एक चीज ध्यान में रखनी है मोटा मोटा, भाई इसमें प्रीवियस ईयर और जो असेसमेंट ईयर है दोनों सेम होंगे। इस लाइन को लिख लो अपनी कॉपी में। एक्सेप्शन टू द रूल है ये, जहां प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर दोनों ही क्या है, सेम, अलग अलग नहीं है। कब हो सकता है, अगर पर्सन लीव इंडिया, अगर कोई व्यक्ति भारत छोड़ के आज गया है तो उसके इनकम का टैक्स उसे आज ही पे करना होगा, उसी ईयर में पे करना होगा जिस ईयर में उसने घर को छोड़ा है, इंडिया को छोड़ के गया है। समझ आ रहा है? अगर कोई व्यक्ति इंडिया को छोड़ के जाता है ड्यूरिंग द ईयर तो अपना टैक्स वो पे करके जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये प्रोविजन फॉलो नहीं होंगी कि प्रीवियस ईयर उसका अलग है और असेसमेंट ईयर अलग है। दोनों चीज़ें अलग अलग रहेंगी, अलग नहीं होंगी, सेम ही होगा। जिस ईयर में उसने इनकम कमाई है उसी ईयर में वो क्या कर रहा है, टैक्स भी पे कर रहा है। ठीक है, लिखा रूल। सेकेंड रूल क्या है आपका, पर्सन लिविंग द इंडिया, और कब होता है, इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट ऑफ द शिपिंग बिजनेस। भाई जो शिपिंग का बिजनेस है उसमें पर्सन हर रोज आता है, हर रोज जाता है। ठीक है, 2 या 3 दिन, महीने रहेगा, 3-4 महीने रहेगा इंडिया, उसके बाद अपने बिजनेस के लिए वो कहीं दूसरी जगह ट्रैवल करेगा। तो वो पर्सन हमेशा एक तो नॉन रेजिडेंट है, गैर निवासी है। ठीक है भाई, नॉन रेजिडेंट है, गैर निवासी है और शिपिंग का बिजनेस वो कर रहा है। तो इस केस में वो उस चीज को क्या करता है, यहाँ पे भी प्रीवियस ईयर उसका और असेसमेंट ईयर सेम हो जाएंगे। मतलब जिस साल उसने, जिस ईयर में वो इनकम कमा रहा है साथ ही साथ वो उसका टैक्स भी पे करेगा। ठीक है भाई, एक्सेप्शन है। इसके बाद है, अगर कोई पर्सन, ठीक है, कोई कपल है, लाइक जैसे हस्बैंड है, उसने अपनी वाइफ को इनकम ट्रांसफर करी है किसी तरह की। ठीक है, इनकम ट्रांसफर की है फॉर द अवॉइडिंग टैक्स, टैक्स अवॉइड करने के पर्पज से। जैसे कि मान लो, एग्जांपल लेता हूं मैं कि इसके पास 4 लाख इनकम थी। ठीक है भाई, इसके पास जो है 4 लाख इनकम थी और इसकी वाइफ है, उसके पास 1 लाख इनकम है। ठीक है,
अब 4 लाख की इनकम पर तो इसे टैक्स लगेगा, ठीक है। इसने क्या किया, 4 लाख में से 1.5 लाख निकाल लिया बाहर, ठीक है। 4 लाख में से क्या करा, 1.5 लाख निकाल लिया और ये 1.5 लाख अपनी वाइफ के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी इनकम भी 2.5 लाख हो जाती है और इनकी इनकम भी 2.5 लाख हो जाती है। तो यानी ये क्यों किया गया है, एग्जाम्पशन के पर्पज से किया है। तो इसकी जो इनकम है और इसकी जो इनकम है वो एग्जाम्प्ट हो जाती हैं इस केस में। तो यहाँ पे असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर सेम मानकर इसकी जो इनकम है उसको कंबाइन कर दिया जाएगा। यानी ये जो पर्सन है वो 4 लाख की इनकम पर टैक्स देगा, ठीक है। 4 लाख की ही इनकम पर टैक्स देगा। क्लियर, यह आपका सेकंड रूल है। इसके अलावा अगर कोई बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया है, डिसकंटिन्यू, आपने बिजनेस कोई बंद कर दिया, तो उस बिजनेस को जब बंद किया, जिस ईयर में बंद किया, उसी ईयर के अंदर उसका टैक्स आप पे करेंगे। क्लियर भाई, चलिए। तो दिस इज द एक्सेप्शन टू द रूल। नेक्स्ट आपके आते हैं पर्सन्स, व्यक्ति, जिनके बारे में टैक्स में सारी बातें होंगी। ये आपके रूल्स हैं भाई, एक्सेप्शंस है, याद रखिएगा कि जहां प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर दोनों सेम हो जाती हैं तो उसके लिए कौन सी प्रोविजन है। भाई क्लास में कुछ सीखने को मिला है या नहीं, क्लास में कुछ सीख रहे हो या नहीं सीख रहे हो, कमेंट्स में बताओ तो। चलिए, पर्सन्स कौन कौन है भाई। पर्सन में आपका आएगा इंडिविजुअल, एकल व्यक्ति, इंडिविजुअल है HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू परिवार, अनडिवाइडेड फैमिली यानी जॉइंट फैमिली होती है, जो संयुक्त परिवार होता है वो, ठीक है। उसके बाद है कंपनी, कंपनी, देन आपके पास आता है AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ठीक है भाई, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। फर्म आती है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल आते हैं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल BOI ये आएंगे, ठीक है। एंड इसके अलावा कोई भी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन मीन्स आपका जो है कृत्रिम व्यक्ति, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तियों का समूह हो सकता है, फर्म हो सकती है, फर्म को फर्म ही कहते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ठीक है। कंपनी है, कंपनी को कंपनी ही बोलेंगे, HUF है, ठीक है, हिंदू परिवार। तो ये सारे हैं, ये सभी किसके अंदर आएंगे, पर्सन्स के अंदर आते हैं। क्लियर है ये पॉइंट। उसके बाद अगला व्यक्ति आपका आता है असेसी। इन्हीं पर्सन को, ये जो हमने पर्सन लिखे हैं, इन्हीं को असेसी मान लेते हैं, करदाता मान लेते हैं। अगर ये अपनी इनकम पर टैक्स दे रहा है, इनकम पर टैक्स दे रहा है, तो यही पर्सन, जो ये पर्सन लिखे हैं हमने, यही क्या हो जाएंगे, असेसी बन जाएंगे। भाई समझ आ रहा है कुछ। भाई वो व्यक्ति जो टैक्स पे करने के लिए लाइबल हो गया है, तैयार हो गया है, वही हमारा असेसी है। जिसकी इनकम एक पर्टिकुलर लिमिट को क्रॉस कर रही है, वही हमारा क्या है, असेसी है भाई, ठीक है। तो असेसी के बारे में यही पॉइंट है जो आपको पता होने चाहिए, डेफिनेशन में भी यही चीज़ें आएंगी, ठीक है। अगला आपका इंपॉर्टेंट जो चीज़ है इसमें वो है इनकम, इनकम यानी कि आय। अगला जो पॉइंट है वो आपका क्या है, इनकम।
इनकम यानी आय, पैसा कहाँ पे है। इनकम के बारे में कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन टेक्स्ट के अंदर नहीं है। सबसे पहले तो देयर इज नो डेफिनेशन फॉर इनकम, ये लाइन याद रखिएगा। देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ इनकम इन द इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, आपका जो आयकर अधिनियम है इसमें कोई भी आय संबंधी परिभाषा नहीं है। आय संबंधी परिभाषा नहीं है, इसीलिए हम आय के अंदर डिक्शनरी मीनिंग लिखते हैं। डिक्शनरी का मीनिंग लिखते हैं, शब्दकोश का अर्थ लिखते हैं। भाई हम डिक्शनरी के अकॉर्डिंग मान लेते हैं कि ये हमारी आय है, शब्दकोश का अर्थ है। शब्दकोश के आधार पर अर्थ क्या होगा वो देख लेते हैं जरा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम डिक्शनरी मीनिंग की बात करते हैं तो इनकम के अंदर क्या क्या आएगा। प्रॉफिट आएंगे, लाभ आएंगे, आपके जितने भी लाभ कमाते हैं, जितने भी प्रॉफिट हम कमा रहे हैं वो सभी किसका पार्ट है, इनकम का पार्ट है। दूसरा आपका है डिविडेंड यानी लाभांश। ठीक है, डिविडेंड यानी लाभांश है। इसके बाद है परक्विजिट, प्रलोभन। सैलरी के अलावा जितने भी प्रलोभन या परक्विजिट्स आपको दिए जा रहे हैं वो सभी किसका पार्ट है बेटा, सारा का सारा इनकम का ही पार्ट होगा। ठीक, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस, व्यवसाय से लाभ। ठीक है, ये सभी आपका इनकम के अंदर आते हैं। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ आवर इनकम। ठीक है, ये आपका सभी क्या है, इनकम के अंदर आने वाली चीजें हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहना, अगर लगा कि भाई कुछ रह गया है तो स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि ये छोटा छोटा करके मैं बता रहा हूं क्या, ताकि आपको डिटेल में जाने की जरूरत ना पड़े, क्वेश्चन फटाफट से हो जाए। और पहला ब्लॉक इंपॉर्टेंट है भाई, यहां से मान के चलो 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं हमेशा। फर्स्ट ब्लॉक से आपका मान के चलो 1/4 पार्ट कंप्लीट हो जाएगा इस क्लास से पेपर का, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे आता है विशेषताएं। इनकम की विशेषताएं क्या हैं, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स। ये भी क्वेश्चन पेपर का है, इनकम के ऊपर डायरेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले है इनकम का एक डेफिनेट सोर्स चाहिए है। मतलब इनकम को तभी क्लासिफाई करते हैं अगर उसका निश्चित स्रोत आपके पास है। जैसे सैलरी है, सैलरी का पता है कि भी आनी ही आनी है तो डेफिनेट है। ठीक है, सैलरी का पता है, डेफिनेट है, आनी ही आनी है, निश्चित सोर्स है। इसके बाद फ्रॉम आउटसाइड, हमेशा इनकम जो है बिजनेस में बाहर से आती है, बाहर से आय अर्जित, बिजनेस से बाहर हो रह कर के हम आय अर्जित करते हैं। ठीक है, क्योंकि पैसा बिजनेस के पास पहले से नहीं होता, वो हमें कौन देता है, हमारी आउटसाइडर पार्टी देती है। इसके बाद जो बिजनेस हमारा जो इनकम है वो टेम्पररी या परमानेंट हो सकती है, टेम्पररी या परमानेंट। ठीक है, टेम्पररी बेसिस पर हो सकती है या फिर परमानेंट हो सकती है, वही निश्चित और अनिश्चित है। ठीक है, और इनकम हमारी जो है वो किसी भी तरह से हो सकती है, किसी भी तरह की रिसिप्ट आपकी इनकम के अंदर शामिल हो सकती है, आपके जो गिफ्ट हैं वो आपके इनकम के अंदर आ सकते हैं। ठीक, ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपकी डिक्शनरी मीनिंग के अकॉर्डिंगली आती हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया टैक्स के अंदर इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। तो ये सारी विशेषताएं हैं छोटी छोटी कि भी डेफिनेट सोर्स है इसका, आउटसाइड से होती है, टेम्पररी और परमानेंट दोनों तरह से हो सकती है।
रिसिप्ट है आपकी और गिफ्ट वगैरह इसके अंदर शामिल किए जाएंगे। इनकम हमारी 3 तरह से क्लासिफाई होती है। सबसे पहले आपका टैक्सेबल इनकम आती है, एग्जाम्प्टेड इनकम आती है, रिबेटेबल इनकम आती है। ठीक है, टैक्सेबल तो क्या है, ऐसी इनकम जो पूरी तरह से टैक्सेबल है, जिसके ऊपर हमें टैक्स पूरा ही देना पड़ेगा, वो क्या है, टैक्सेबल इनकम। एग्जाम्प्टेड इनकम है जिसके ऊपर कर में क्या है, थोड़ा सा एग्जाम्पशन है। 100% जो एग्जाम्प्ट होती है, जिस इनकम पर कभी टैक्स नहीं लगता, वो आपकी एग्जाम्प्टेड इनकम है। रिबेटेबल होती हैं जिसके ऊपर थोड़ा सा कंसेशन दिया जाता है कि इतना परसेंटेज आपको टैक्स पे करना है और इतना परसेंटेज टैक्स पे नहीं करना। ठीक है, वो चीज़ आपकी किसके अंदर आती है, रिबेटेबल इनकम में। तीनों पॉइंट क्लियर हुए? ठीक है, तो क्लास को लाइक कौन करेगा? क्लास लाइक कौन करेगा भाई? चलिए, अगला कॉन्सेप्ट इनकम के अंदर ही जीटीआई और टीआई। बस ये चैप्टर खत्म होने वाला है, 2 मिनट का हो रह गया, उसके बाद अगले चैप्टर पे मूव करेंगे। देखिए, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल इनकम, ठीक है भाई। सकल कुल आय और कुल आय, डन है बेटा। ग्रॉस टोटल इनकम एंड टोटल इनकम। देखो, प्रलोभन का मतलब होता है कोई भी प्रक्विजिट दिया जाता है सैलरी के अलावा। जैसे किसी को हाउस फैसिलिटी देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी देते हैं कंपनियां, तो उसको प्रक्विजिट्स बोलते हैं। सैलरी के चैप्टर में आएगा ये। ठीक है, सकल कुल आय क्या है, जितने हमारे इनकम हेड हैं उनका टोटल। अब आप पूछोगे इनकम हेड कौन से हैं, तो इनकम हेड 5 होते हैं, सैलरी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। ठीक है भाई, ये सभी क्या है, इनकम हेड है। कौन कौन है, सैलरी है, बिजनेस एंड प्रोफेशन है, हाउस एंड प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन है और अदर सोर्स है। ठीक, सैलरी को सैलरी ही बोलेंगे। ठीक है, बिजनेस व्यवसाय और पेशा, हाउस प्रॉपर्टी आपका घर, ठीक है, कैपिटल गेन आपका संपत्ति, पूंजीगत आय, ठीक है, और अदर सोर्स है आपके एक्स्ट्रा जो इनकम सोर्स होते हैं इनके अलावा, वो आपके अदर सोर्सेज में आएंगे। क्लियर जी? तो जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो इनका टोटल होती है। ठीक है, जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो इन 5 इनकम हेड का टोटल है। जब हम इसमें से डिडक्शन माइनस करते हैं टैक्स की, 80C से 80U तक आपकी टैक्स डिडक्शन है, अगर वो माइनस कर देते हैं तो हमारे पास टोटल इनकम आ जाएगी। डिडक्शन 80C से 80U तक है, अगर हम इसमें से जीटीआई ग्रॉस टोटल इनकम में से माइनस करेंगे तो टोटल इनकम आ जाएगी। चलिए, इसके बाद अगले आपका कैजुअल इनकम होता है एक। कैजुअल इनकम नॉन रेकरिंग इनकम होती है, जो बार बार नहीं होती, कभी कभी होती हैं, उन्हें कैजुअल इनकम कहते हैं।
फिर से बताऊं, देखो प्रलोभन या फिर आपका प्रेक्विजिट, मैंने ये बोला कि सैलरी के अलावा जितनी भी आप फैसिलिटी दे रहे हो वो क्या है, प्रलोभन है। थ्री ऑप्शंस कौन से वाले, ग्रोस टोटल इनकम और कैजुअल इनकम, ये बताना है क्या बार बार, दोबारा से बताना है। देखो मैंने कहा ग्रोस टोटल इनकम क्या है, जितने भी हमारे इनकम हेड है इनका टोटल, वो ग्रोस टोटल इनकम है। जब हम इन टोटल इनकम में से डिडक्शन माइनस करते हैं 80C से 80U तक, तो वो टोटल इनकम आ जाएगा, ठीक है। फिर एक टर्म लिखा मैंने कैजुअल इनकम, कैजुअल इनकम नॉन रेकरिंग होती है, इसका मतलब है कि वो इनकम रिपीट नहीं होती, वो ऐसी इनकम है जो आपकी डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट है, आपको पता नहीं है कि भाई वो होगी या नहीं होगी। जैसे लॉटरी में पैसा जीतना, ठीक है, वो आपकी एक कैजुअल इनकम है। हॉर्स रेस है, उसमें आपने कोई पैसा लगाया है और वो आपने जीत गए, तो वो आपकी कैजुअल इनकम है, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। और ये ऐसी इनकम है जिसका एस्टिमेशन नहीं होता कि भी कितनी होगी, ठीक है, इसका कोई एग्जैक्ट फिगर हमें नहीं पता होता। ये आपका तभी पता लगेगा जब हम उस इनकम को एक्चुअली में अर्न कर लेंगे। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है चैप्टर नंबर फर्स्ट। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं भाई। ये आपका ओवरव्यू है चैप्टर का, चैप्टर नंबर फर्स्ट। और भाई क्लास के अंदर अगर आप अच्छे से रिस्पॉन्स करोगे, ठीक है, तो देखो मैराथन क्लासेज ऐसे चलती रहेंगी, ज़रूरी नहीं है कि संडे को ही हो, जिस भी दिन मेरे को टाइम लगता है मैं आपको इन्फॉर्म पहले ही कर दूंगा। मैराथन क्लासेज आपकी चलेंगी, ठीक है, जो बीकॉम जी प्रोग्राम के बच्चे हैं उनकी मैराथन होंगी। चैप्टर नंबर 2 आपका एग्रीकल्चर इनकम पे शुरू होता है। जो ये कैजुअल इनकम है वो भी थोड़ा सा इसके अंदर आता है, वो मैं बता चुका। एग्रीकल्चर क्या है, कृषि, कृषिगत आय, एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम यानी कि कृषिगत आय है। ओके, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10(1) टैक्स का कौन सा सेक्शन एग्रीकल्चर इनकम से रिलेटेड है, तो इम्पोर्टेंट सेक्शन है बहुत ज़्यादा। आगे भी जब कॉमर्स के रिगार्डिंग किसी भी तरह का कंपटीशन एग्ज़ाम दोगे तो वहाँ पे टैक्स में से सेक्शन वाला क्वेश्चन आता है, तो वहाँ आपको ये पूछा जाता है एग्रीकल्चर इनकम से, इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, तो एग्रीकल्चर इनकम सेक्शन नंबर 10 सब सेक्शन 1 में आती है। क्लियर जी। और ये आपका एग्जाम्प्टेड इनकम का पार्ट है, इस पर टैक्स नहीं लगता कभी भी। एग्रीकल्चर इनकम क्या है, एग्जाम्प्टेड इनकम है, 100% एग्जाम्प्ट है, 100% छूट है, इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता अगर आप एग्रीकल्चर इनकम कमाते हैं। क्लियर भाई। अब बात आती है एग्रीकल्चर इनकम के अंदर आता क्या है, मीनिंग क्या है। तो पहला पॉइंट लिखिए, एनी रेंट ड्राइव फ्रॉम लैंड, ड्राइव्ड फ्रॉम लैंड विच इज यूज्ड फॉर
एग्रीकल्चर पर्पस। पहली कंडीशन, ठीक है भाई, भूमि पर कर जो कृषिगत उद्देश्य से अर्जित है। नंबर 1 आपकी एग्रीकल्चर इनकम है। ठीक है, उसके बाद आगे लिखिए, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर एक्टिविटी। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर एक्टिविटी, कृषिगत क्रियाओं से आय, तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट है। नंबर 3 इनकम बाय कल्टीवेटर, जो कल्टीवेटर है उनसे कोई इनकम हो रही है, तो ये सभी एग्रीकल्चर इनकम के अंदर आती हैं भाई। ठीक है, इतना याद रखना बस। इसके बाद है एलिमेंट, यानी घटक, जो एग्रीकल्चर इनकम के अंदर है, असेंशियल एलिमेंट है, यानी जिनका होना जरूरी है जब आप इनकम को एग्रीकल्चर इनकम में काउंट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो उसमें असेंशियल एलिमेंट आते हैं क्या क्या। नंबर 1 है इनकम ड्राइव फ्रॉम लैंड, भाई जो इनकम है वो लैंड से ही होनी चाहिए। आय भूमि से ही हो। इनकम ड्राइव फ्रॉम लैंड, यानी आय जो है वो भूमि से ही होनी चाहिए। एंड लैंड सिचुएटेड इन इंडिया, भारत में होनी चाहिए भी लैंड। भारत में भूमि का उपस्थित रहना, सिचुएटेड यानी कि स्थिर होना चाहिए। और तीसरा है कृषि के पर्पस से यूज होनी चाहिए, कृषि का उद्देश्य हो, एग्रीकल्चर पर्पस। ठीक, एग्रीकल्चर पर्पस। ये सभी क्या है, एलिमेंट है जिनका होना जरूरी है जब किसी भी इनकम को एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट मानेंगे। वेरी गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। क्या बात है भाई, सेकेंड ईयर के बच्चे नहीं है क्या? ग्रुप में सेकेंड ईयर के स्टूडेंट नहीं है क्या जो टैक्स की क्लास को मिस कर रहे हैं? चलिए, मुझे तो देखो करवाना है क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। फिर जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो आप लोग क्लास एंटर नहीं करते, वैसे क्लास के लिए बोलते हैं। और कितने दिनों से मैंने इन्फॉर्म किया हुआ है इस क्लास के लिए। क्या पूछ रहे हो आप मधु जी? देखिए कॉमर्स की क्लास है, इग्नू की, बीकॉम सेकेंड ईयर।
देखो भाई आगे बढ़ते हैं, नॉन एग्रीकल्चर इनकम। भाई नॉन एग्रीकल्चर क्या है? गैर कृषिगत है ना। भाई जो कृषिगत है वो मैंने बता दिया क्या होता है। अब यहाँ पे गैर कृषिगत है, ठीक है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। ओके, गैर कृषिगत यानी नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए इसको आपने बिजनेस इनकम से रिलेट करना है। भाई जितनी भी एग्रीकल्चर के अंदर बिजनेस इनकम होती है ना भाई, जिसमें व्यवसाय किया जा सकता है, वो सारी की सारी नॉन एग्रीकल्चर का पार्ट है, ठीक है। जैसे अ प्लांट ग्रोन इटसेल्फ, कई बार एक प्लांट अपने आप से उग जाता है और उस प्लांट को मार्केट में बेचा जाएगा, तो वो क्या है? नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। प्लांट ग्रो अपने ग्रो इटसेल्फ, अपने आप से कोई पौधा उग जाता है फसल के साथ, तो उसको जब बेचा जाएगा तो वो क्या है? नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, ठीक है। मार्केट के फेयर होते हैं, एग्जीबिशंस होती हैं, उनमें क्या करते हैं? इन प्रोड्यूस को रखा जाता है और उनकी बोलियां लगती हैं, ठीक है। मार्केट यानी कि बाजार मेले हैं, तो वहाँ से किसी भी तरह की इनकम हो रही है तो दैट इज़ पार्ट ऑफ नॉन एग्रीकल्चर इनकम। वो भी किसका पार्ट है? नॉन एग्रीकल्चर इनकम का ही पार्ट है, ठीक है भाई। स्टैंडिंग क्रॉप होती हैं आपकी कुछ, स्टैंडिंग क्रॉप से कोई भी इनकम होती है तो वो भी आपका नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, ठीक है। पोल्ट्री फार्मिंग क्या होता है? पोल्ट्री फार्मिंग बताओ, कोई बता सकता है? पोल्ट्री फार्मिंग क्या है? कोई बताएगा? पोल्ट्री फार्मिंग सुना है नाम? पोल्ट्री फार्मिंग फिशरी, फिशरी का बिजनेस होता है, पोल्ट्री फार्मिंग का बिजनेस होता है, तो ये सभी क्या है? नॉन फार्मिंग नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। मैंने सिंपल सा आपको लॉजिक ये बताया भाई, जिस इनकम को आप बिजनेस से रिलेट कर सकते हैं वो सभी क्या है? नॉन एग्रीकल्चर। सभी की सभी क्या है भाई जी? नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है पार्टली एग्रीकल्चर। अगला है पार्टली एग्रीकल्चर इनकम। पार्टली एग्रीकल्चर इनकम भाई, तो ये क्या होती है? आंशिक कृषिगत आय, मतलब ऐसी आय जिसमें कुछ हिस्सा आपका एग्रीकल्चर इनकम का है और कुछ हिस्सा नॉन एग्रीकल्चर इनकम का है। भाई कुछ पोर्शन जो है वो आपका एग्रीकल्चर इनकम है यानी कि कृषिगत आय है, और कुछ जो पोर्शन है वो आपका गैर कृषिगत आय है। डन है भाई, कुछ हिस्सा कृषिगत आय का है और कुछ गैर कृषिगत का, ठीक है। यहां तक क्लियर? चलिए जो हमारा टी का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, उत्पादन, टी का जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, इसके अंदर आपको याद रखना है 60% एग्रीकल्चर इनकम है और 40% नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। 60% क्या है? एग्रीकल्चर इनकम, और 40% क्या होगी? नॉन एग्रीकल्चर इनकम। इसी तरह जो रबड़ का बिजनेस होता है, इसमें 65 और 35 का रेशियो है।
यानी 65% एग्रीकल्चर इनकम है और 35% नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। इसी तरह एक कॉफ़ी का बिजनेस होता है। कॉफ़ी में ग्रोविंग अगर है, सिर्फ कॉफ़ी को लगाया जा रहा है, पेड़ लगाए जा रहे हैं, तो उसमें 75 और 25 का रेशो रहेगा कि 75% एग्रीकल्चर इनकम और बाकी का जो रेशो है वो क्या हो जाएगा, नॉन एग्रीकल्चर। ठीक है। और अगर रोस्टेड है, रोस्टेड बिजनेस है, रोस्ट करते हैं कॉफ़ी को, तो वहाँ पे रेशो आपका 60-40 का रहेगा, जैसे टी की मैन्युफैक्चरिंग में था 60-40 का। डन? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बता दो एक बार फटाफट से कि भाई हाँ समझ आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। आज तो नहीं है ऐसा कि भाई हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत हो। वैसे तो जो पुरानी क्लासेज है उसमें भी ऐसा ही है कि बाईलैंग्वेज है, और मैंने तरीका बताया हुआ है अपनी क्लासेस में कि अगर कोई स्टूडेंट हिंदी मीडियम का होता है तो वो क्या करे, अपनी पीडीएफ डाउनलोड कर लो स्टडी मटेरियल की, उसको अपने सामने रखो और लेक्चर को सुनो, कान में ईयरफोन लगा लो। ठीक है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको समझ में ज़रूर आएगा। ये सिर्फ एक मिथ है कि भाई इंग्लिश मीडियम का जो स्टूडेंट है उसको सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही समझ आएगा, या उसको बाईलैंग्वेज करके समझ नहीं आएगा, या हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट है उसको सिर्फ हिंदी में ही पढ़ाने से समझ आएगा, है ना। अब आप ही बताओ कि एक टीचर दोनों लैंग्वेज कैसे यूज कर सकता है? ठीक है ना। देखो, नॉन एग्रीकल्चर की डेफिनेशन सिर्फ यही है कि जो पार्ट आपका एग्रीकल्चर का ना हो, बिजनेस इनकम हो, वही नॉन एग्रीकल्चर इनकम है आपकी। चलिए, अब यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है पूरा कि भाई समझ में आ गया होगा सारा। एक छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, फटाफट से क्वेश्चन करेंगे। लास्ट ईयर एग्ज़ाम जब हुआ था तो उसमें ये क्वेश्चन आ गया था, तो मैं नहीं चाहता कि न्यूमेरिकल अगर आए तो आप लोग डर जाओ। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है, बस कुछ भी नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना है। मिस्टर एक्स है कोई, ठीक है, और उसके बारे में बोला है कि असेसमेंट ईयर 22 और 23 ही ले लीजिए। तो यहाँ मिस्टर एक्स है जो एग्रीकल्चर इनकम कमा रहा है, ठीक है, और उसने अपना 86,000 जो है एग्रीकल्चर इनकम अर्न की है। ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम कितनी अर्न करी है भाई, 86,000, और वो जो है रबड़ का मैन्युफैक्चरर है। इनकम फ्रॉम मैन्युफैक्चर ऑफ रबड़, रबड़ के उत्पादन करती है, ठीक है, मिस्टर एक्स। तो यहाँ पे उसको इनकम हो रही है 6,44,000, 6,44,000। ठीक है जी, तो यहाँ पे मुझे आपको ये बताना है कि इस पर्सन की टैक्सेबल इनकम कितनी है। जल्दी से आंसर दो, इस पर्सन की टैक्सेबल इनकम कितनी होगी?
जल्दी से बताइए। लगभग 1 घंटा हो चुका है हमारा क्लास का। फटाफट से बताओ इसका आंसर, ताकि हम अगले चैप्टर पे मूव कर सकें। इस चैप्टर में इतना ही कॉन्सेप्ट है, और इस तरह का न्यूमेरिकल आपके सामने आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो अब जल्दी से इसका आंसर दो, फटाफट कैलकुलेशन करिए। एग्रीकल्चर इनकम 86,000 है। रबड़ का कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है जिससे 6,44,000 की इनकम हो रही है। तो मुझे बताओ इस पर्सन की टैक्सेबल इनकम कितनी है? टैक्सेबल इनकम कितनी है, जल्दी से बताइए। बताओ भाई फटाफट। क्वेश्चन को समझो, लैंग्वेज को, और जो पूछा गया है उसका जवाब दो। टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल का मतलब पता है ना भाई, जिसके ऊपर टैक्स लगना है। तो अब यहाँ पे आपका लॉजिक काम आएगा कि आपने कितना सुना है इस चैप्टर को। जल्दी से इसका आंसर दे देंगे, जल्दी से जवाब दीजिए। बस यही था, इतना ही समझ आया है? बेइज्जती करवा दी तुम लोगों ने। आंसर आया किसी का? कुछ भी नहीं है, सिंपल ही तो है। मैंने क्या बताया है, रबड़ की मैन्युफैक्चरिंग बताई है ना, उसका रेशो बताना था। क्या रेशो है इसका, बताओ जल्दी से। रबड़ मैन्युफैक्चरिंग का रेशो क्या है? 65 और 35 का है ना, डायरेक्ट पता तो है हमें। तो इस वैल्यू का 65% निकाल लेते तो एग्रीकल्चर इनकम आ जाता, और 35% निकाल लेते नॉन एग्रीकल्चर इनकम आता। एग्जामिनर ने आपसे टैक्सेबल इनकम पूछी है, तो क्या एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगता है? नहीं लगता। तो इस वैल्यू को और इस वैल्यू को निकालने की जरूरत ही नहीं थी, डायरेक्ट इसका 35% करो, वही टैक्सेबल इनकम है। बताओ क्या था इस क्वेश्चन में। ठीक है, वर्डिंग का ध्यान रखा करो। अगर वो टोटल इनकम पूछता है ना, तो दोनों इनकम निकाल के दिखाएंगे आप। लेकिन टैक्सेबल पूछा है तो सिर्फ नॉन एग्रीकल्चर इनकम ही निकालनी है। दोनों तरह से एग्जामिनर घुमा सकता है। हाँ जी, आया समझ या नहीं? रिस्पॉन्स करिए भाई फटाफट। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, या दोबारा से बताया जाए? बोलो। हाँ, एक बार थोड़ा वैल्यू को चेक करूं। जल्दी बताओ, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी? एक क्वेश्चन और दे देता हूँ। ठीक है, कोई पर्सन है एक्स,
90,000 एग्रीकल्चर इनकम अर्न करता है और नॉन एग्रीकल्चर इनकम उसकी कितनी है 40,000, जिसमें वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी करता है तो उससे 20,000 इनकम अर्न कर रहा है, ठीक है। और अगर वो रबड़ का बिजनेस कर रहा है तो उससे वो बाकी के 20,000 अर्न करता है। तो मुझे आप लोग मुझे टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम दोनों निकाल के दिखाइए। टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम निकालो फटाफट से, जल्दी से निकालिए ताकि भाई क्वेश्चन को क्लियर किया जा सके। कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा अगर आपने ये क्वेश्चन समझ लिया। एग्जामिनर ये क्वेश्चन देता है और इसी तरह से आएगा ये, तो जरूरी है भाई इसको करना। फिर उसके बाद रेजिडेंशियल स्टेटस का चैप्टर करेंगे। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट से इसका सॉल्यूशन दीजिए। हाँ जी, आंसर आया किसी का? निकाला नहीं किसी ने भी? चलो, मतलब रेजिडेंशियल स्टेटस नहीं करना है। अगले 2 चैप्टर नहीं करने क्या? बताओ फटाफट। अगले 2 चैप्टर करना नहीं चाहते? बस इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दीजिएगा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। रेजिडेंशियल स्टेटस, रेजिडेंशियल स्टेटस एक टेबल बना लो इसके लिए ताकि क्लियर हो जाए बहुत अच्छे से, ठीक है। टेबल बना करके अच्छे से क्लियर होगा भाई इसमें होता क्या है। तो रेजिडेंशियल स्टेटस डिपेंड करता है टाइप ऑफ रेजिडेंट पे कि आपका रेजिडेंट कौन है। अगर मैं इंडिविजुअल या HUF को चेक करता हूँ, अगर मैं इंडिविजुअल और HUF को चेक करता हूँ तो इसमें 2 कैटेगरी आ सकती हैं, या तो ये रेजिडेंट होगा, निवासी होगा, या नॉन रेजिडेंट होगा, मीन्स गैर निवासी, ठीक है। और अगर ये रेजिडेंट बन जाएगा तो उसमें 2 कैटेगरी आएंगी, OR ऑर्डिनरी रेजिडेंट
NOR नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, यानी स्थाई और अस्थाई। स्थाई निवासी है या अस्थाई निवासी है, ठीक है। ये इंडिविजुअल HUF है। और बाकी जो पर्सन है इनके अलावा वो सभी क्या है, अदर पर्सन है। बाकी जो हैं वो सारे अदर पर्सन होंगे। तो उनके केस में हमें सिर्फ रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट चेक करना है। ये बार बार मैं नहीं बताऊंगा, जब मैं टॉपिक करवा रहा हूँगा तो पूछूंगा आपसे। इंडिविजुअल और HUF है, उनमें हमें रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट चेक करना है। अगर वो रेजिडेंट बन जाएगा तो OR और NOR चेक करना है, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। उसके बाद अगर अदर पर्सन की बात करें तो उसमें वो रेजिडेंट बनता है तो वो OR भी बन जाएगा, ठीक है भाई। NOR की कोई कंडीशन इस पे अप्लाई नहीं होगी। NOR की कोई भी कंडीशन अदर पर्सन के केस में अप्लाई नहीं होगी। अच्छा बताओ ना जरा, अदर पर्सन में कौन कौन है? अदर पर्सन में कौन कौन है? इंडिविजुअल HUF के अलावा बाकी कौन से पर्सन है भाई, बताना जरा कमेंट सेक्शन में, फटाफट लिख के बताइए। कुछ याद है या भूल गए सब? हाँ, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, बिल्कुल। और बताओ कौन है? जल्दी फास्ट फास्ट कमेंट करो जल्दी से, और एक बार ग्रुप में शेयर कर दो लिंक, ताकि भाई स्टूडेंट जुड़ सकें लाइव, है ना। अपने ग्रुप में शेयर करो, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ एक बार लिंक शेयर करके आओ फटाफट। चलिए तो चेक करना शुरू करते हैं। ये टेबल आपने आई थिंक बना ली होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। चलिएगा शुरू करें अब अगली कंडीशन। तो हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल की और HUF की। भाई HUF में जब भी मैं बात करूंगा तो कर्ता की बात करूंगा, ठीक है। HUF में जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो किसका चेक करेंगे? कर्ता, जो हेड ऑफ द मेंबर है। जो हेड ऑफ द मेंबर है उसका स्टेटस चेक होगा। तो ये बिल्कुल इंडिविजुअल की तरह ही है ना। तो सेक्शन नंबर 6 सब सेक्शन 1 कहता है भाई अगर बेसिक कंडीशन जो है वो फुलफिल हो जाती है। बेसिक कंडीशन है कुछ, उनको फुलफिल करना होता है जिससे हम किसी भी पर्सन को रेजिडेंट का स्टेटस देंगे, ठीक है। हमारे पास दो तरह की बेसिक कंडीशन है, ध्यान से मेरी वर्डिंग को सुनना। दो तरह की बेसिक कंडीशन है, ठीक है। उनमें से किसी एक कंडीशन का पूरा होना अनिवार्य है। किसी एक कंडीशन का पूरा होना अनिवार्य है तो वो आपका रेजिडेंट हो जाएगा, अगर किसी एक कंडीशन को पूरा कर देता है। अब वो कंडीशन क्या है? सबसे पहली कंडीशन है हैज बीन इन इंडिया एट लीस्ट 182 डेज, 182 दिन, और मोर इन प्रीवियस ईयर। पहली कंडीशन है कि ही हैज़ बीन इन इंडिया एट लीस्ट 182 डेज और मोर।
कि भारत में वो 182 दिन या उससे ज़्यादा प्रीवियस ईयर में रहा हो। ठीक है, दूसरी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन है 365 डेज और मोर इन द लास्ट 4 प्रीवियस ईयर। पिछले 4 सालों में उसने 365 दिन का जो टाइम पीरियड है वो पूरा कर दिया हो, या ठीक है, तो वहां पे वो क्या हो जाता है, रेजिडेंट बन जाता है। दोनों में से कोई एक कंडीशन पूरी करेगा, दोनों में से कोई एक कंडीशन पूरी करेगा तो क्या बन जाएगा बच्चा, वो क्या बन जाता है, रेजिडेंट बन जाता है, उसको हम रेजिडेंट बोलेंगे। अच्छा, नॉन रेजिडेंट कब होगा, अगर उसमें से एक भी कंडीशन पूरी नहीं होती है। अगर इंडिविजुअल एचयूएफ इनमें से कोई भी कंडीशन पूरी नहीं कर रहा है तो वो क्या बन जाएगा, नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। समझ आया? रेजिडेंट कब है, अगर वो इनमें से कोई एक कंडीशन पूरी करता है तो रेजिडेंट है, और अगर एक भी पूरी नहीं करता है तो नॉन रेजिडेंट है। हाँ, बेसिक कंडीशन क्या है, पहली वाली क्या है भाई, एक दिन में 182 दिन का टाइम पीरियड प्रीवियस ईयर में पूरा कर रहा हो और 365 दिन उसने पूरे कर दिए हों इन द लास्ट 4 प्रीवियस ईयर। लगातार 4 सालों में 365 दिन के या उससे ज़्यादा दिन जो है उसने पूरे कर दिए हों, तब भी वो क्या आपका क्या होगा, रेजिडेंट होगा। ठीक है, उसके बाद रेजिडेंट के बाद होता है बेसिक कंडीशन के बाद आता है एडिशनल कंडीशन, अतिरिक्त शर्तें। ये आपकी बेसिक कंडीशन है, मतलब उसको ओआर का स्टेटस मिलेगा अगर वो एडिशनल कंडीशन पूरी कर रहा है। देखिए, बेसिक कंडीशन से हम किसी भी पर्सन को क्या मान लेते हैं, रेजिडेंट मान लेते हैं अगर वो किसी एक को पूरा कर देता है। ठीक है, किसी एक को पूरा कर देता है, और अगर वो एडिशनल कंडीशन में आ जाता है तो वो ओआर बनेगा। अब इसमें एडिशनल कंडीशंस कौन सी हैं, अतिरिक्त शर्तें कौन सी हैं, तो पहली है हैज बीन इंडिया 2 आउट ऑफ 10 इमीडिएट ईयर। भाई लगातार पिछले जो प्रीवियस ईयर हैं, पिछले 10 प्रीवियस ईयर है, उसमें से किन्हीं 2 सालों में वो भारत में रहा हो, किन्हीं 2 सालों में वो भारत में रहा हो, ये आपकी फर्स्ट एडिशनल कंडीशन है। और सेकंड कंडीशन है कि 730 दिन का टाइम पीरियड उसने पूरा किया हो, 730 दिन का टाइम पीरियड पूरा किया हो ड्यूरिंग 7 ईयर, जो लगातार है प्रेसीडिंग 7 ईयर। तो ये आपकी एडिशनल कंडीशन है। दो ही बेसिक कंडीशन है और 2 ही एडिशनल कंडीशन है। ठीक है, अब वो ओआर कब बनता है, अगर उसने एक बेसिक कंडीशन पूरी करी है और दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी करी है, तभी वो क्या कहलाता है, ओआर, परमानेंट मेंबर, परमानेंट रेजिडेंट हो जाता है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है बेटा, ओआर बन जाता है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाता है। ठीक है, अब ओआर के बाद कौन सा कॉन्सेप्ट है, एनओआर का। एनओआर के लिए डायरेक्ट आपको याद रखना है कि उसे अपनी एक बेसिक कंडीशन पूरी करनी है और एक एडिशनल कंडीशन पूरी करनी है, या फिर उसने
किसी भी एडिशनल कंडीशन को पूरा नहीं किया तो वो NOR बनेगा, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है भाई, क्या बनेगा वो? NOR बन जाएगा, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। समझ में आया कि नहीं, बताओ जल्दी से, समझ में आया? हाँ भाई, क्लास में सही लग रहा है? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? अच्छा ये बताओ, कितना देर हो गया हमें पढ़ते हुए? पूरा सवा घंटा हो गया है। हाँ बिल्कुल, OR के लिए दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए, एक बेसिक कंडीशन और दो एडिशनल कंडीशन। NOR के केस में क्या है, बेसिक कंडीशन एक पूरी करना जरूरी है, और अगर वो एक एडिशनल कंडीशन पूरी करेगा तो NOR बनेगा, ना कि OR। आगे आ जाओ। देखो भाई, अब ये HUF का मैंने बता दिया, बार बार नहीं आएगा, ये HUF इसी में ही था। मैंने बताया था HUF के अंदर कर्ता मेन पर्सन है, और उसी के बेसिस पर हम ये कंडीशन लगाएंगे। तो वो भी एक इंडिविजुअल ही है ना, वो भी इंडिविजुअल है, तो उस पर भी सेम कंडीशन लगेगी, यही कंडीशन होंगी उस पर भी। ठीक है, उसके बाद HUF की अगर बात करते हैं पूरी फर्म की, तो फर्म के लिए क्या कंडीशन है? वो तो कर्ता के लिए है ना, मैंने जो बताया वो कर्ता के लिए है। और जब हम HUF की बात करते हैं तो वहाँ पे पूरी फर्म की बात आएगी। तो फर्म के लिए क्या कंडीशन होगी? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, एक टर्म यूज होगी इसमें, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, नियंत्रण एवं प्रबंध। नियंत्रण और प्रबंध, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। अगर HUF का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया के अंदर है, भारत से ऑपरेट करते हैं, सारा का सारा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया के अंदर है, और कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अगर इंडिया से हो रहा है तो फर्म को रेजिडेंट डिक्लेयर करेंगे। क्या डिक्लेयर करेंगे भाई? रेजिडेंट। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, दोबारा से सुन लो मैंने क्या बोला, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अगर हमारा इंडिया से चल रहा है, ठीक है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अगर इंडिया से चल रहा है तो वो फर्म रेजिडेंट बन जाती है। और उसने अगर दो एडिशनल कंडीशन पूरी कर दी, दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी कर दी, जो सबके लिए सेम है, एडिशनल कंडीशन जो पढ़ाई है ना वो सबके लिए सेम है, अलग अलग नहीं है, तो वो फर्म क्या के लिए क्या बन जाएगी भाई? OR बन जाएगी, ऑर्डिनरी रेजिडेंट। क्या बन जाएगी? ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएगी फर्म। हाँ, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया से है पहली कंडीशन, तो वो रेजिडेंट बन जाती है, और अगर दो एडिशनल कंडीशन पूरी कर दे तो OR बन जाती है। अच्छा, क्या हमें NOR का स्टेटस देखना है इसका? बताना जरा, NOR का स्टेटस देखना है इसका?
तो बिल्कुल देखना है, मैंने बताया था इसके अंदर हमें NOR का स्टेटस देखना होता है। तो सेम कंडीशन आपकी NOR में है, लेकिन उसमें कंडीशन चेंज कहाँ होगी, यहाँ पे। मतलब NOR के लिए क्या कंडीशन बनाएंगे, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट नंबर 1 पॉइंट प्लस 1 एडिशनल कंडीशन, या फिर नो एडिशनल कंडीशन। या तो एक एडिशनल कंडीशन पूरी की है या फिर एक भी एडिशनल कंडीशन पूरी नहीं की है, तो फर्म को क्या डिक्लेयर कर देंगे, NOR, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक, क्लियर यहां तक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, NR कब बनेगी फर्म, NR कब बनेगी, अगर उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में नहीं है, तो फर्म क्या हो जाएगी, NR, नॉन रेजिडेंट। NR कब होगी, अगर उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया से नहीं है, तो फर्म को क्या डिक्लेयर कर देंगे, नॉन रेजिडेंट। बताओ भाई, कुछ समझ में ना आए तो पूछ लेना, ठीक है। डायरेक्ट मैं आपको टू द पॉइंट चीजें बता रहा हूँ, ताकि भाई ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत ना पड़े आपको। उसके बाद अगला हमारा आता है फर्म एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। सबका इकट्ठा देख लेते हैं। फर्म एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। तो अगर इसकी हम बात करते हैं तो इनके लिए भी वही कंडीशन है भाई, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट वाली। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट की ही कंडीशन है। अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया से चलता है तो रेजिडेंट, और अगर इसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट आउटसाइड द इंडिया है तो नॉन रेजिडेंट। ठीक है, क्लियर भाई। और OR के लिए सेम कंडीशन, OR के लिए सेम कंडीशन, दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी होनी चाहिए, दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी होनी चाहिए, OR बन जाएगा। क्या इसका NOR का स्टेटस होता है, नहीं होता, NOR का स्टेटस नहीं होगा। उसके बाद कंपनी का केस देखिए। कंपनी, तो कंपनी रेजिडेंट हो जाती है अगर वो या तो इंडियन कंपनी है या उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया से हो रहा है। ठीक है, वही चीज है, इसमें भी सेम है, कुछ अलग से नहीं है। ठीक है, कंपनी का भी सेम ही है भाई, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया से है तो रेजिडेंट, बाहर से या तो NR, और दो एडिशनल कंडीशन पूरी करती है तो OR। एक को क्लियर कर लो, बाकी सब समझ आ जाएंगे। ठीक है भाई, अदर पर्सन या जुडिशियल पर्सन होता है उसके लिए भी सेम चीज है। क्लियर है, बताइए भाई, रेजिडेंशियल स्टेटस में कोई दिक्कत, लॉन्ग क्वेश्चन में आने के पूरे चांस रहते हैं।
ठीक है, तो ये आपका चैप्टर नंबर 3, इसमें से इतना ही करना है, रेजिडेंशियल स्टेटस ही करना है। ठीक है, न्यूमेरिकल की देख लीजिएगा थोड़ा सा कि न्यूमेरिकल आपका इसमें क्वेश्चन में दिया होगा, एग्जामिनर ठीक है पूछ सकता है। कई बार थियरी नहीं आती है, न्यूमेरिकल आ जाता है, तो उसके लिए तैयार रहेंगे आप। चलिए, रिलीवेंट लेते हैं, लगातार प्रीवियस ईयर होने चाहिए, लगातार लेंगे, ठीक है, डिफरेंट नहीं होगा। जैसे प्रीवियस ईयर लास्ट के 4 साल, ऐसे लास्ट के जो 4 साल हैं उनको लेते हैं। डन बच्चा। चैप्टर नंबर 4, एग्जाम्पशन ऑफ इनकम। देखिए, एग्जाम्पशन ऑफ इनकम जो है, इसमें आपको सिर्फ आइटम लर्न करनी है, मदे याद करनी है। ठीक है, क्योंकि इसका ना डायरेक्ट ही क्वेश्चन आता है कि डिस्कस द एग्जाम्पशन एग्जाम्प्टेड इनकम। ठीक है, ठीक है, इसका डायरेक्ट ही क्वेश्चन आएगा कि डिस्कस करिए एग्जाम्पशन ऑफ इनकम को, या एग्जाम्प्टेड इनकम टाइप करो। तो अगर मान के चलो ये 20 नंबर वाले क्वेश्चन में भी आता है, 15 वाले में भी आया, तो 10 में भी आया, तो वहाँ पे आपको सारे पॉइंट लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक लंबी लिस्ट है जिसमें से एग्जाम्पशन इनकम काफ़ी सारी होती हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है भाई, कौन से इनकम जो है वो आपको याद रह सकती है। जो आपको याद रह जाए उसमें से कम 15 आइटम ऐसी होनी चाहिए जो आपके टिप्स पे हो। ठीक है, कम से कम 15 आइटम ऐसी होनी चाहिए जो आपको पहले से ही क्या हो, टिप्स पे हो, तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा। ठीक है, मैं आपको एक लिस्ट लिखवा देता हूँ कि भाई ये सारी एग्जाम्प्टेड इनकम है, जो आपको आसान रहे वो आप याद कर लेना। ठीक है, क्योंकि सारी की सारी ही इनकम 100% एग्जाम्प्ट है, सारी की सारी इनकम 100% एग्जाम्प्ट है, यानी बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगेगा। क्लियर है भाई? कोई डाउट है बताओ, कोई डाउट हो अगर। करें शुरू, लिखें। अच्छा, मैंने आपको बताया था एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम्प्ट होती है, तो सबसे पहले तो यही है। कृषिगत आय सबसे पहले लिखो फटाफट से, एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम्प्ट इनकम है। उसके बाद अमाउंट सम रिसीव फ्रॉम एचयूएफ, एचयूएफ से कोई राशि प्राप्त हुई, एचयूएफ से राशि एग्जाम्प्ट होगी, एचयूएफ से जो राशि है अमाउंट है वो एग्जाम्प्ट रहेगा। आगे है शेयर ऑफ इनकम ऑफ पार्टनर, शेयर ऑफ इनकम ऑफ पार्टनर।
किसी भी साझेदार का आय में हिस्सा, किसी भी साझेदार का आय में हिस्सा एग्जाम्प्टेड इनकम का पार्ट है। भोपाल गैस ट्रेजेडी से रिलेटेड इनकम है कोई भी, भोपाल गैस ट्रेजेडी से रिलेटेड कोई भी अर्निंग है, इनकम है, तो वो भी आपका क्या होगा, एग्जाम्प्ट, 100% एग्जाम्प्ट है। इसके बाद है कंपनसेशन ऑन डिजास्टर, आपदा के समय कोई भी आपको कंपनसेशन मिला है। कंपनसेशन ऑन डिजास्टर, आपदा के समय किसी भी तरह का कोई भी कंपनसेशन या आपका क्षतिपूर्ति की गई है, कंपनसेशन होता है क्षतिपूर्ति। ठीक है भाई। LIC लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं, टैक्स लगेगा उस पे, नहीं लगता, लाइफ इंश्योरेंस मनी है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट लड़कियों के ओपन होते हैं, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, है ना, तो इस पे भी किसी तरह का टैक्स नहीं है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट। एजुकेशन स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति मिलती है, ठीक है, छात्रवृत्ति दी जाती है, तो वो भी एग्जाम्प्ट है। MP MLA का अलाउंस, उनको जो भत्ते दिए जाते हैं, अलाउंस दिए जाते हैं, पूरी तरह से टैक्स फ्री है। MP MLA का अलाउंस टैक्स फ्री रहेगा। आपका पेंशन टैक्स फ्री रहता है, पेंशन जो है वो आपका टैक्स फ्री रहेगा। ठीक है। आपके जो इंडियन रूलर हैं, उन स्टेट से कोई इनकम हो रही हो, इंडियन रूलर का कोई भी एसेट है पुराना, उससे कोई इनकम अर्न कर रहे हैं, एग्जाम्प्ट है। माइनर चाइल्ड इनकम, छोटा बच्चा है जो 18 साल से कम का, उसकी इनकम पे टैक्स नहीं लगता, माइनर चाइल्ड इनकम। ठीक है भाई। माइनर चाइल्ड इनकम UTI से इनकम होती है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, कोई भी इनकम हो रही है तो वो भी क्या है बच्चे, टैक्स फ्री है। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, एग्जाम्प्टेड इनकम की थोड़ा सा लिस्ट है, याद रखिएगा। VRS होता है एक आपका, VRS पे कंपनसेशन दी जाती है, वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम, जब अपनी मर्जी से रिटायरमेंट लेता है कोई और उस पर इनकम हो रही है। देखिए UTI क्या है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, एक फर्म होती है, ठीक है, एक तरह से आपको क्या करती है, फाइनेंशियल अकोमोडेशन देती है UTI, ट्रस्ट वर्दी फर्म को। ठीक है, फर्म इसका यूज़ करती है जब उन्हें फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होती है किसी तरह की, तो UTI से लोन वगैरह करवाती है, तो एग्जाम्प्ट इनकम है। ओके। एक आपका LTC होता है, लीव ट्रैवल कंसेशन, लीव ट्रैवल कंसेशन LTC है, एग्जाम्प्ट है, LTC एग्जाम्प्ट इनकम है। क्लियर है। ट्रैवलिंग अलाउंस, किसी भी तरह का ट्रैवल अलाउंस जो एम्प्लॉय की तरफ से दिया गया, ठीक है, अगर कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को किसी तरह का अलाउंस दे रहा है, ठीक है, तो वो जो आपको अलाउंस मिलता है वो एम्प्लॉय के केस में एग्जाम्प्ट रहता है, उसका सारा टैक्स कौन देता है, उसका एम्प्लॉयर देता है, ना कि एम्प्लॉय। ठीक है, किसी भी तरह का वो अलाउंस अगर दे रहा है तो वहाँ पे एम्प्लॉय के लिए वो इनकम एग्जाम्प्ट होती है और एम्प्लॉयर के लिए क्या होगी, टैक्सेबल। ठीक, क्लियर भाई, इतना काफ़ी है।
चलिए, तो ये सभी आपकी एग्जाम्प्टेड इनकम का पार्ट है। बाकी आपकी जो बुक है, नोट्स हैं, ठीक है, उसके अंदर भी लिस्ट है पूरी। तो आपको जो अच्छा लगे उसमें से, मैंने बोला सिर्फ 15 ही आइटम लर्न करनी है, सारी आइटम लर्न नहीं करनी है, क्योंकि वो एग्ज़ाम में नहीं याद रहेंगी। 15 आइटम याद कर लेना, उससे काम बन जाएगा। ठीक है, तो ओवरव्यू दे देता हूँ कि भाई किया क्या आज। फर्स्ट ब्लॉक हमने कंप्लीट कर लिया। हमारा जो ब्लॉक नंबर 1 है वो टेक्स्ट का कंप्लीट हो चुका है। रिवाइज कर लेना भाई यहाँ तक आप। आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो अगली क्लास में होगा। ठीक, ब्लॉक नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। अच्छा, एक बार फटाफट से अपने कमेंट्स में फटाफट रिव्यू दो जल्दी से। क्लास कैसी लगी? क्लास के बारे में रिव्यू दो फटाफट। क्लास कैसी लगी, पसंद आई? हाँ जी, क्योंकि फिर आगे आपका इसी तरह की मैराथन क्लासेस जो हैं वो चलती रहेंगी। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं आपकी क्लास जो है वो करवा दूंगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे। जैसे आज टैक्स हो गया है, किसी दिन और बाकी सब्जेक्ट को चूज़ कर लेंगे, जैसे कॉर्पोरेट है, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, आपका जो लॉ के सब्जेक्ट हैं वो हम चूज़ कर लेंगे। तो ऐसे ही लिख लिख के पढ़ाऊँगा मैं। हाँ, आप लोग अपने सजेशन ग्रुप में दे देना, वहीं से मुझे पता लग जाएगा कि कौन सी क्लास कब लेनी है। ठीक है, और जैसे जैसे टाइमिंग सलोट होता है मेरे पास, उसके हिसाब से मैं क्लास के बारे में इन्फॉर्म भी आपको कर दूंगा कि कौन सी क्लास किस टाइम में ले सकता हूँ। ठीक है, तो अपनी सहूलियत के हिसाब से आप उस क्लास को ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लास एंड होने के बाद मुझे हर बच्चे का कमेंट चाहिए भाई। ठीक है, कमेंट ज़रूर किया करो, कमेंट ज़रूरी होते हैं। कमेंट से क्या होता है, मेरा मोटिवेशन बना रहेगा। ठीक है, मुझे एक मेरे अंदर भी एक पॉजिटिव वाइब आएगी कि मुझे क्लास लेनी है आप लोगों की। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। फिर आपसे मुलाकात करेंगे किसी नए सेशन के साथ। और अगली जो क्लास है वो फाइनल ईयर की होगी। ठीक है, और फाइनल में बता देना कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो। ठीक है, उसी की मैराथन रख देंगे, क्योंकि मैंने सारा सिलेबस करवाया हुआ है यूट्यूब पर, आपको पता है, प्लेलिस्ट आपके पास है, वहाँ से उसे कवर कर सकते हो। दिस इज़ द ओनली आर रिवीजन क्लास। मैं बार बार बोलता हूँ कि मैराथन जो है वो रिवीजन के लिए है, ताकि भाई आपको जल्दी से चीज़ें कवर अप हो जाएं। ठीक है, चलिए, तो अभी के लिए क्लास हम एंड करते हैं। हैव अ गुड नाइट। ठीक है, अच्छे से तैयारी करो। जोन एग्ज़ाम आपके पास आने वाले हैं, पता भी नहीं चलेगा कब एग्ज़ाम आ गए, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। एंड कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट छोड़ के जाना भी क्लास के एंड के बाद। चलिए, थैंक यू सो मच।